और कोई भी समस्या का समाधान जंग नहीं है, हमेशा शांति से ही बात होती है और बातचीत होती रहनी चाहिए। हम चलते हैं प्रोफेसर खालिद साहब के पास। खालिद जी, ये जो जिस तरीके का है, और जयशंकर जी जब ट्रंप की बात को बहुत गंभीरता से दुनिया नहीं ले रही है, मोदी जी की बात को दुनिया गंभीरता से नहीं ले रही है, तो जयशंकर जी उस हालत में यह जो इनका छुर्रा आप इसको देख रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? और यह मुद्दा केवल भारत और पाक संबंधों का नहीं है, इसमें सीधे सीधे चीन इन्वॉल्व है, सीधे सीधे रूस इन्वॉल्व है, सीधे सीधे अमेरिका इन्वॉल्व है, या दुनिया की राजनीति से इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इनके इस वक्तव्य को आप कैसे देखते हैं? जी जी जी, तिवारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को लेकर के आपने जो बात मैं कहना चाहता था उसकी तरफ इशारा पहले ही कर दिया। बात यह है कि एस जयशंकर क्या कहते हैं, भारत का डिफेंस मिनिस्टर क्या कहता है, इससे पहले भी हमारे प्रधानमंत्री बहुत कुछ कहते रहे हैं इस इशू के ऊपर। लेकिन हम जो ग्राउंड रियलिटी है उससे परे हट करके इस चीज को नहीं देख सकते। ग्राउंड रियलिटी तिवाड़ी साहब ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका 1/3 एरिया, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं और पाकिस्तानी उसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वो पाकिस्तान के पास है, जिसको ये कहते हैं कि चोरी किया हुआ है। जिस वक्त पाकिस्तान ने ये कश्मीर का हिस्सा ऑक्युपाई किया था, उस समय जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक रियासत थी, वो उस समय इंडिया में उसका विलय नहीं हुआ था। दूसरा, 15% एरिया जो है कश्मीर का वो चाइना के पास है, जो अक्साई चिन का एरिया है। 55% एरिया जो है वो इंडिया के पास है, जिसमें जम्मू है, कश्मीर है, लद्दाख है। पाकिस्तान के पास गिलगित बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, हुंजा वैली वगैरह है। तो इसका मतलब है कि चाइना का इंटरेस्ट कश्मीर में ऑलरेडी है। अब दूसरी चीज ये है कि 1963 में जो एक पाकिस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने कुछ जमीन चाइना को दे दी। किसकी जमीन? जम्मू कश्मीर की जमीन। और उस जमीन पर लेकर के 1962 से लेकर के 79 तक एक ऑल वेदर रोड बनाएगी, जिसको कराकोरम हाईवे कहते हैं। चाइना वहां भी इन्वॉल्व हो गया। और ये जो कराकोरम हाईवे है वो पाकिस्तान के हसन अब्दाल से लेकर के समझ लो सिंजांग तक है। उसके बाद पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के सी पैक बना लिया। सी पैक, ये जो गिलगित, ये पहली जो सड़क है जिसको कराकोरम हाईवे है, ये मिलिट्री पर्पज के लिए भी है, ये ट्रेड पर्पज के लिए। तकरीबन 1300 किलोमीटर लंबी लाइन ये सड़क है। उसके बाद सी पैक आ गया। सी पैक जो है वो 3000 किलोमीटर है सड़क, रोड, और ग्वादर से लेकर के कासगढ़ तक। वहां पर भी चाइना इन्वॉल्व हो गया। यानी कि चाइना का इंटरेस्ट जम्मू एंड कश्मीर में है उतना ही है जितना पाकिस्तान का भी है। उसके बाद पाकिस्तान चाइना का आ गया, जिसको हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भी चाइना और पाकिस्तान दोनों इन्वॉल्व हैं, और वो जम्मू कश्मीर से निकलता है। इसीलिए हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं बने। हमने कहा कि ये इलाका हमारा है, आप इसके बारे में जो फैसले कर रहे हो सड़कें बनाने का, वो इसमें हम नहीं आ सकते। ये दूसरा एस्पेक्ट आ गया। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि तीनों स्टेट न्यूक्लियर पावर्स हैं। चाइना भी न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी न्यूक्लियर पावर है। अगर किसी भी कंट्री की आप डिसमेंबरमेंट करना चाहते हैं तो न्यूक्लियर जंग का खतरा बढ़ सकता है। तो क्या इस खित्ते को, जो खित्ता हाईली पॉपुलेटेड है, क्या उसको जंग के उसमें धकेल सकते हैं? क्या पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए एस जयशंकर का ये कहना, राजनाथ सिंह का कहना और वो कहना, वो कहने को एक पर्टिकुलर जो वोट बैंक है उसको तो आप अपीज कर सकते हैं, उनको आप प्रभावित कर सकते हैं।
लेकिन रियलिटी ये है जो मैंने आपको बयान की है। उस रियलिटी में क्या चाइना के इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर करके आप बात कर सकते हैं? आप चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर की बात जो 15% है वो क्यों नहीं कर रहे हैं? चाइना आगे बढ़ रहा है, बढ़ा है, और वहां पर भी आप चुप हैं और उसके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते। आपका ट्रेड नेटवर्क पूरा चाइना ले चुका है, आपका आपकी मार्केट में बहुत बुरी तरह से एंटर किया है, लार्जेस्ट समझ लो ट्रेडिंग पार्टनर है आपका। तो जनाब ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो बेटर ये है कि बैठ करके इसको रिजॉल्व किया जाए कि जो एलएसी है या इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको आप बाउंड्री तस्लीम करके वो कर लें। और ये जो आगरा समिट हुआ था उसमें कुछ हद तक पहुंच गए थे वहां पर कि ऐसा होना चाहिए, हो जाएगा, लेकिन कुछ बिना पर नहीं हो पाया। इसके अलावा और कोई रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि मिलिटरीली किसी भी चीज को लेना वो बहुत मुश्किल है, गिवन टू के तीनों न्यूक्लियर पावर्स और चाइना के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब। बात तो सही है कि ये बात जितने हल्के तरीके से जयशंकर ने कह दिया वह तो एक तरीके से ओछापन ही उनका साबित होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के इस तरीके की बात करना तो, और अपने यहाँ भी ये सब चीजें हो चुकी हैं कि वार कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, रात में हमला कर देते हैं और अपना डबल सुर्खियां बटोर लेते हैं, वो बात तो अलग है। लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरीके की बात करना और हमारा एक जिम्मेदार आदमी करे तो बात तो सोचना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने जगदीप सैखों साहब के पास। आप भी बॉर्डर स्टेट से आते हैं और पंजाब से आते हैं, और पंजाब भी इस समय कहीं न कहीं से भारत की राजनीति में, दुनिया की राजनीति में छाया हुआ है। और अभी हमने देखा कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को हमने देखा, यूक्रेन और रूस की लड़ाई को हमने देखा, इसके पीछे भी हम तमाम लड़ाइयां देखते रहे हैं। और इसके पीछे जाहिर सी बात है, साफ है कि ये जो हथियार बेचने वाले देश हैं, और खास करके हम नाम लें अमेरिका का, अमेरिका की तो पूरी पूरी इकोनॉमी उसी पर निर्भर है। अमेरिका अगर दुनिया में लड़ाई नहीं होगी तो उसका हथियार नहीं बिकेगा, और उसके यहाँ जो पूरा भंडार पड़ा हुआ है, सब वो भगाड़ पड़ा हुआ है, अब उसको सल्टाना है। और हमारे मोदी जी वहां गए भी है F-16 और किसका किसका अपना गुणगान करके चले आए हैं, लेना है। तो क्या आपको लगता है कि अमेरिका हताश हो चुका है इन आप उसको एकमात्र अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई करवाना या यह तनाव दिलवाना, और ऐसी हालत में जबकि हमारे यहाँ एक यूएनओ बना था कि अगर कहीं दुनिया में अगर कहीं अव्यवस्था फैलती है और ऐसी अशांत की स्थिति आती है तो उसको सुधारेगा, वहां से भी अमेरिका अपने आप को विड्रॉ कर रहा है। तो क्या अमेरिका और ये साम्राज्यवादी देश इतने व्याकुल हो गए हैं, इतने पगला गए हैं कि अब वो जो सो युद्ध की आग में झोंकना है उनके लिए वो रह गया है? और ये खास करके जयशंकर जी की तो ये जहां बोलना चाहिए वहां तो इनकी जुबान खुलती नहीं है, और ब्रिटेन में जाकर के इस तरीके का वक्तव्य देने के पीछे आप क्या देखते हैं, इनका क्या असर पड़ेगा हमारे भारत पाक संबंधों पर और दुनिया की राजनीति पर, इसका क्या असर पड़ने वाला है? जो सारे साथी वैसे पाशा जी, खजूरिया जी, और हमारे साथी जो लाहौर से हैं एडम पाल जी, और कुलीग हमारे मोहम्मद खालिद साहब ने इस मुद्दे पे बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको रोशनी डाली है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, ये हवा में बात नहीं हुई। जयशंकर जी एक प्रोफेशनल कैरियर फॉरेन सर्विस के वो एक मुलाजिम रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जगह पे उन्होंने जो है दूसरा अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, और आखिर में वो फॉरेन सेक्रेटरी जो है उस ओहदे से रिटायर हुए हैं। और ये मोदी साहब की पसंद से उनको पिकअप करके राज्यसभा में उनको बनाया गया है। शायद कोई मंत्री इतनी देर नहीं टिका, और मंत्री 2-3 को छोड़ के, जितनी लंबी टर्म इनकी सेकंड टर्म में आ रही है। और शायद ये के सुब्रमण्यम साहब होते थे हमारे इड्सा के, जो अपने जेड़े उसके डायरेक्टर थे, शायद उनके बेटे भी हैं, जो किसी समय में शायद इंदिरा गांधी के भी सलाहकार होते, जो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे। शायद उनको, अगर उनके बेटे हैं तो हम उनको मिले भी हैं। ये बातें कहने के पीछे बहुत सारे और कारण हैं। अगर आपने सवाल बहुत बड़ा रेस किया है,
ये बात हमको मान के चलनी चलेगी कि दुनिया में इस वेले जो कैपिटलिज्म का अपना स्ट्रक्चरल क्राइसिस है, बहुत बड़ा क्राइसिस है। अब इन देशों की बात कर लीजिए, वहां जाके देख लिए, जो बेसिक कोर मुद्दे हैं लोगों के, सारी दुनिया में मुद्दे तो वही है, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, कनाडा हो, अमेरिका हो। सबसे बड़ी बात है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, क्वेश्चन बहुत बढ़ रहा है। स्टेट के इंस्ट्रूमेंट, जो जो टेक्नोलॉजी जा रही है, जो जो स्टेट के इंस्ट्रूमेंट से स्टेट के जो लीडर्स हैं वो बहुत अथॉरिटेरियन टेंडेंसी जो है उनके पास आ रही है। और अब डराएंगे किसी ना किसी तरीके से कि ताकि लोगों का जो कोर इशू पे जो ध्यान है। अब देखिए अमेरिका में ट्रंप साहब जब इनका शुरू हुआ था, कैसे एंटर किया था, जब 16-17 पॉइंट में उन दिनों में वहां था, इनकी इलेक्शन से पहले 16-17% बिहाइंड थे कमाला हैरिस से। और जो मुद्दे सामने लेके आए हैं, इलीगल जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा लेके आए, कितने इलीगल इमिग्रेंट को भेजा उन्होंने, कितने को और भेजेंगे, क्या ये मुद्दा रियल लाइफ में बनता है कि नहीं बनता है। मैं कहता हूँ इलीगल इमिग्रेशन बहुत माड़ी है, पर जिस तरीके से कोर इशू से, डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम से ये ध्यान हटा के ये कहना कि ही इज ए पावरफुल पर्सन, ये वो व्यक्ति है जो इतना ताकतवर है, जो मुद्दे उठा के हमारे मसले को हल करने की जो कैपेसिटी रखता है। उसी के बीच में आप देखिए कि यही अमेरिका, जहाँ जो वर्ल्ड ग्लोबल सिस्टम, सर ने, खजूरिया साहब ने बहुत लंबी बात की, मैं ज्यादा नहीं कहूँ, वर्ल्ड ऑर्डर सिस्टम था, ग्लोबल सिस्टम था, जहाँ स्टेबिलिटी थी, बैलेंस ऑफ पावर तो नहीं होता, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन में वो था। और वो अमेरिका फर्स्ट आ गया, बाइलेटरल सिस्टम खत्म कर दिया, मल्टीलेटरल सिस्टम खत्म कर दिया, क्वेश्चन किया जो यूनाइटेड नेशन सिस्टम है उसको खत्म किया, दूसरे लीडरों के साथ तो बिहेव ऐसे किया, सारा कुछ किया। अब कौन से इस ग्लोबल सिस्टम में जो नर्व पॉइंट्स हैं, वो तो चल रही है, अरब इजराइल को उसी गाजा की और वो इजराइल की लड़ाई तो चल ही रही है, उससे आगे और कहाँ रह गया, लीबिया कहाँ चला गया, इराक ईरान होते थे 80s में, वो कहाँ चले गया, ये सारा कुछ था। अब क्या है कि ये पार्ट रह गया, अब आके कश्मीर के ऊपर आ गए। तो कश्मीर पे जो ये एक स्टेटमेंट देनी है, तो हम तो इस तरफ से सोच रहे थे। अब मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। शायद पाकिस्तान में कुछ जो, क्योंकि हमारा तो ये बिल्कुल इनके साथ तो वो रिश्ता है ना, हमारी भी बड़ों की वो भूमि रही है, 47 के बाद इधर आए हैं। और पाकिस्तान ने पिछले समय से जो खास करके जो पंजाबी है या जो इंडियंस, पर्टिकुलरली सिख जो हैं, वो उन कंट्रीज में है, उनके लिए वीजा की सूरत बहुत उसमें बहुत ही सिंपल कर दिया, बहुत सहूलियत दे दी। और मैं आपको ये बताऊं कि बड़ी गिनती में लोग जो आ रहे हैं वो वहां जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। और पिछले समय में ये जो काफी हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज के ऊपर काफी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, दूर दूर से लोग वहां जाना शुरू हुआ। हम तो ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ, क्योंकि हमारा भी बहुत सीरियस क्राइसिस है पंजाब में। मैं ये बात क्वालिफाई कर दूं, लड़ाइयां हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुई हैं, सफर पंजाब और कश्मीर के लोगों ने किया है। ये जो जयशंकर जी का गांव है, जहां प्रदेश है, उसने सफर नहीं किया है। ये जो इस साइड में राजस्थान की पॉपुलेशन वहां इतनी ज्यादा नहीं है, गुजरात भी नहीं है, 2 स्टेट है जो वर्स्टली इफेक्टेड हुए हैं, हर तरफ से इफेक्ट हुए हैं। लड़ाई का नाम होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, और सफर करने वाले ये दो प्रदेश है, क्योंकि वो बात उन्होंने कह दिया। और इसके बाद जो मंशा है पीछे में, कि जिस तरीके से जो आवाजें नीचे से आ रही हैं, दोनों तरफ से आ रही हैं, उस साइड में आ रही है, इस साइड में आ रही है, कि थोड़ा सा पास जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं, वहां से होके आते हैं, एक डिफरेंट किस्म का जो वो मैसेज लेके आते हैं। तो अगर वो मैसेज लेके थे, हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, फिर 2 स्टेप पैसे पीछे कैसे आ जाएंगे। अब किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ी मांगों में से एक मांग है, वैसे खालिद मेरे साथ जो एग्री करेंगे, वो है कि वाघा का बॉर्डर ट्रेड के लिए खोलिए, लोगों को आने जाने के लिए खोलिए। सरकारें करती रहे, जो इनका तो काम ही वो है, लोगों को आपस में मिलने दीजिए। मुझे लगता है इनको बहुत डर लगता है, और वो सिचुएशन उस पॉइंट पे पहुंच चुकी है कि लोग खड़े भी हो सकते हैं कि आप कौन होते हो हमको रोकने के लिए। इन्होंने प्रीएम्प्ट किया है। पहले हमारी 0 लाइन होती थी, फिर उसके बाद बॉर्डर बेल्ट बना दी। अब देखो 90-80 से पहले कोई बॉर्डर ऐसा नहीं होता था, कोई फेंसिंग नहीं होती थी। ठीक है, फेंसिंग लगी,
उस मामले में नहीं जाऊंगा किस मामले में वो सारा कुछ है। उस समय अमेरिका भी साथ था। तो अमेरिका जब अफगानिस्तान में आया, तो जब अफगानिस्तान से आया तो उसी तरीके से जो हथियार, ये सारा काम जहां से शुरू हो गया। वो जो हथियार आए थे क्लैशनकोव दूसरे थे, कहां से आए थे? अम्यूनिशन कहां से आता था? पाकिस्तान घर से थोड़ा देता था। अफगानिस्तान से सारा कुछ कहां से आ रहा था? वो विचारधारा कहां से आई? भले उनका मकसद पंजाब नहीं था, पर अल्टीमेटली वो कश्मीर तक पहुंचना चाहते थे। उसके बाद 16 किलोमीटर कर दिया। अब आधा पंजाब हमारा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है, जीरो लाइन से लेके 50 किलोमीटर तक, और जीरो लाइन है हमारी 553 किलोमीटर। 50 से जब देंगे तो आप 27,000 प्लस स्क्वायर किलोमीटर बनता है, जबकि हमारे पंजाब का सारा एरिया 50,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 50,000 किलोमीटर तो पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्ट। अभी सर खजूरिया साहब कह रहे थे वहां BSF है, वहां और फोर्सेस हैं, वहां इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सब कुछ है। किसी टाइम किसी को भी आके कह सकते हैं, सारा सिस्टम उनके पास है। ये तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सरकारों के पास इतना सामान नहीं है, जहां वो साथ में उनका इंटरेस्ट उस तरीके से जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई हुई है, मेरे को ये भी लगता है कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ जो कोर इश्यूज है, उनको पता है कि ये चीज, दोनों न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज होते हैं। अगर न्यूक्लियर वॉर होती है तो कौन सफर करेगा? लाहौर करेगा, जम्मू करेगा, अमृतसर करेगा, फिरोजपुर करेगा, है मैक्सिमम कहाँ आगे तक चला जाएगा? सफर तो यही लोग करेंगे ना जो बॉर्डर पे बैठ, ज्यादातर तो वही करेंगे ना। भले तो न्यूक्लियर उसका तो मार कहीं तक भी पहुंच जाएगी, इंटरकॉन्टिनेंटल भी है और सारी बातें हैं, पर कोई भी लीडर इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो डिस्ट्रक्शन चाहेगा एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रक्शन। तो मेरा ख्याल है कि जो जहां इंटरनल कंपल्शंस है, अब जम्मू कश्मीर की बात है, वो डिमांड आ रही है कि हमको इंडिपेंडेंट स्टेट दीजिए। 47-48 में हमको जो राजा था उसने पूरा स्टेट देके गया था, अब उसकी बात नहीं करते क्योंकि वहां से डिमांड आ रही है। आपने कारगिल को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, तो इसका मतलब है अगर ये स्टेटमेंट आ गई तो बहुत लंबा समय लोग सोचेंगे कि पहले पीओके को साथ ले आइए, फिर आपको स्टेट जो है पूरी स्टेट हम दे देंगे। वो एक साइड हो गई। दूसरा, हमारा इंटरनल सिस्टम तो है ही, क्राइसिस तो है ही। अब बिहार की इलेक्शन आ रही है, ये चीजें जो बाहर बैठे हमारे साथी है उनको बहुत अपील करती है, जो इमेज देती है। और इसमें बड़ा सवाल ये आता है कि आप कश्मीर की बात क्यों नहीं करते? जो कश्मीर का कितने, सॉरी उसका बात नहीं करते, चाइना के पास जो है, अब वहां तो उनके पास एग्रीमेंट कर रहे हो, वहां तो आप उनके पास एक किस्म सरेंडर ही है, वहां उसको कभी कन्फ्रंट नहीं करते, कभी इशू रेस नहीं करते। वो आपको पता है कि वो तगड़ा है। ट्रंप जिस अमेरिका ने, हमारे साथी पाकिस्तान वाले बैठे हैं, अमेरिका जिस देश में गया है, जिस देश के साथ उसने समझौता किया, उसको डिस्ट्रॉय करके निकला है। ये तो हमारे लीडर अच्छे थे, नॉन अलाइंड मूवमेंट आ गई, नेहरू थे, इंदिरा गांधी थे, उसके बाद और थे। इनकी यारी तो वहां शुरू हुई ना 2014 तक। मनमोहन सिंह ने भी जो उनके साथ उनकी पार्टनरशिप थी, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी, वो अपनी टर्म के ऊपर थी। जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट 1, 2, 3 है वो अनपैरेलल्ड है, विदाउट साइनिंग NPT। उन्होंने एडवांटेज लिया उस बात का। ये तो टोटल सरेंडर है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि जो स्टेटमेंट है इसको अंडरलाइन करना चाहिए। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, और वहां दी जाके, यहां से आप देखिए कि उनके इस प्रोटेस्ट भी हुआ। आपने देखा होगा कि वहां जयशंकर जी के साथ अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ, और ऐसी स्टेटमेंट देके आके बहस शुरू हो जाएगी। और बहस जो कोर इश्यूज है, किसानों के मुद्दे हैं, अभी फिर दोबारा एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है, MSP का मुद्दा आ गया। इसी तरीके से जो हमारा इलेक्शन में पिछले समय में जो चीजें हुई है उस तरीके से, और आने वाली इलेक्शंस भी है। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेटजी है। ट्रंप कभी भी इनके साथ में आके इनके एजेंडे पे नहीं जाएगा। हाँ, वो हो सकता है अगर ये फ्लैश पॉइंट बनता है तो नेचुरली वो जो वॉर है, हथियार बेच के सारी इकोनॉमी उसी के ऊपर बेस्ड है, लड़ाइयां नहीं होगी, लोकल लड़ाइयां नहीं होगी, तो अमेरिकन इकोनॉमी कहाँ टिकेगी, किस बेस पे जितनी बैंकरप्सी है, जितना बड़ा इंडेंटेड है, दुनिया का सबसे ज्यादा जो कर्जदार मुल्क है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब चैलेंज भी हो रहा है, ब्रिक्स से चैलेंज हो रहा है, यूरोपियन यूनियन कर रही है, जेंस के केस से। मेरा ख्याल है कि ये जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत उनकी एक डिप्लोमेसी के तौर पे, स्ट्रेटजी के तौर पे ये स्टेटमेंट दे दी है, ताकि दूसरे इशू जो है उनको ये थोड़ा और ध्यान लोगों का और तरफ ले जाया जाए, और इसी के ऊपर ही लोगों को बात करने के लिए केंद्रित किया जाए।